Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बीकॉम सेकंड ईयर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी लेखांकन कैसे होता है, कुछ विशेष प्रकार के समायोजन, विशेष प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार कंपनी का लेखांकन किया जाता है, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट बनाया गया है. कंपनी अकाउंटिंग करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, फ्यूचर में आप कंपनी की फाइनेंस अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है. तो आइए पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं. पार्ट 1 की शुरुआत में हम आज की इसमें शुरुआत करेंगे कंपनी की परिभाषा से. ये जो परिभाषा और आगे की डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उसमें पहली अजमेरा बुक कंपनी जयपुर, जैन खंडेलवाल पारिक दवे है, और दूसरी रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन, राव हेड़ा गुप्ता, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दोनों बुक्स अवेलेबल हैं. आप दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते हो. तो चलिए इस पार्ट 1 में हम लोग कंपनी की परिभाषा की बात करते हैं. कंपनी अधिनियम 2013, ये आप विशेष याद रखें, कंपनी अधिनियम 2013, क्योंकि किसी किताब में अगर आपको कंपनी अधिनियम 1956 दिखाई देता है तो वो पुस्तक आपको नहीं पढ़नी है. लाइब्रेरी में भी अगर आप जाएं, कंपनी अकाउंटिंग की ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक आप उठाते हैं और उसमें कंपनी अधिनियम 1956 लिखा हुआ होता है, तो आप उस बुक को अभी रीडिंग नहीं करें, क्योंकि वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 एप्लीकेबल है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 और इस अधिनियम के पूर्व के कंपनी कानूनों के अधीन समामेलित कंपनी से है. ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 और इससे पूर्व के कंपनी एक्ट में पहले से रजिस्टर्ड हुई हो, उसे हम कंपनी की परिभाषा में शामिल करते हैं. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान निम्न पर भी लागू होते हैं, यह आपको याद रखना है. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समामेलित एवं इस अधिनियम से पूर्व के कंपनी कानूनों के अंतर्गत समामेलित कंपनियां, समामेलन का मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से है. बीमा कंपनियां उन प्रावधानों को लेकर छोड़कर जो बीमा अधिनियम 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के विपरीत है. बैंकिंग कंपनियां जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधानों के विपरीत दूसरी कंपनियां हैं. विद्युत उत्पादन आपूर्ति कंपनियां जिन पर विद्युत अधिनियम 2013 नहीं लगता हो. विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अन्य कंपनियां जो कि विशेष प्रावधानों में की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, तो उस पर कंपनी अधिनियम लागू होता है. अन्य कोई निगम संस्था जो किसी वर्तमान में लागू किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है और केंद्रीय सरकार के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू करने की अधिसूचना निर्गमित कर दे. तो ये तो हुई हमारी कंपनी की परिभाषा. अब जब हम कंपनी की बात करते हैं तो एक नाम आता है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी. इसे कहते हैं सेक्शन 2(68) इसका कंपनी अधिनियम 2013. निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, न्यूनतम 1 लाख रुपए और उससे अधिक जो भी निर्धारित की जाए होनी चाहिए, तथा उसने अपने अंतर नियमों में निम्न प्रावधान कर रखे हों. क्या प्रावधान होने चाहिए? अपने अंशों के हस्तांतरण करने के अधिकार की मनाही. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 लाख की पेडअप कैपिटल होनी चाहिए. अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता. एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर जिसके सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित कर रखी हो. मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 200 हो सकते हैं. इस
पॉइंट के कुछ अपवाद भी हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने एक अथवा उससे अधिक अंश संयुक्त रूप से धारित कर रखे हैं तो ऐसे संयुक्त धारकों को उपयुक्त 200 सदस्यों की गणना करने हेतु एक ही सदस्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों जो कंपनियों की सेवा में हैं, उनके द्वारा कंपनी की सेवा में रहते हुए कंपनी से कंपनी के अंश प्राप्त किए हैं, तब उन व्यक्तियों को कंपनी के 200 सदस्यों की गिनती में शामिल किया जाएगा। कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी जिन्होंने अब कंपनी में सेवा के दौरान कंपनी से अंश प्राप्त किए थे तथा अंशों को निरंतर अब तक धारण कर रखा हो, तो ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों को कंपनी के 200 सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी में आप ये इस बात को ध्यान रखें। एक प्राइवेट कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 76 के अनुसार निजी कंपनी जनता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जमा स्वीकार नहीं कर सकती, न तो करेगी और न ही पहले से स्वीकार कर चुकी जमाओं का नवीनीकरण करेगी और न ही जमा स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देगी। तो स्पष्टीकरण इस तरीके से हुआ कि किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी, चाहे वह अंतर नियमों के अनुसार मूल रूप से निजी कंपनी हो, को भी कंपनी अधिनियम की 2013 के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक कंपनी समझा जाएगा। क्या मीनिंग निकला? एक पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी, चाहे वह नियमों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि वो प्राइवेट कंपनी है, किंतु उसे सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा। अब सार्वजनिक कंपनी की क्या परिभाषा दी गई है? पब्लिक कंपनी सेक्शन 2(71)। सार्वजनिक कंपनी का अर्थ उस कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं हो। निजी कंपनी की परिभाषा हमने ऊपर देख ही ली है, जिसकी प्रदत्त पूंजी अंश पूंजी न्यूनतम 5 लाख रुपए। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी में आपने देखा था 1 लाख रुपए है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख रुपए है, अथवा इससे अधिक जितनी भी निर्धारित की जाए वो। सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी, क्योंकि वो निजी कंपनी ही क्यों न हो, प्रावधानों के उद्देश्य से सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है। एक व्यक्ति कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के विशेष प्रावधान है। ये एक नियम है 1 पर्सन कंपनी, धारा 2(62)। एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य हो। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा, कंपनी की परिभाषा, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा। साथ ही हमने देखी एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा। आइए अब बात करते हैं अंश पूंजी की, शेयर कैपिटल। कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी की पूंजी जो होती है वो अंशों में विभाजित होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(84) के अनुसार अंश का अर्थ है कंपनी की अंश पूंजी का अंश, जिसमें स्टॉक भी शामिल है। कंपनी की अंश पूंजी अंशों में विभाजित होती है। प्रत्येक अंश एक निश्चित मूल्य का होता है, जैसे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5, 10, 100, 500 रुपए, 1000 रुपए इत्यादि। अंश के इस निश्चित मूल्य को अंश का अंकित मूल्य, जिसे हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। अंश पूंजी के प्रकार पर चलते हैं। सेक्शन 43 अंश पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। समता अंश पूंजी, इक्विटी अंश कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और अधिमान अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समता अंश पूंजी जिसमें 2 पॉइंट है। मताधिकार सहित होता है, जिन्हें वोटिंग राइट मिलते हैं, और जिन्हें भेदात्मक सहित विद डिफरेंशियल राइट, जो लाभांश, मताधिकार और अन्य किसी रूप में निर्धारित नियम अनुसार होंगे। अधिमान अंश पूंजी की परिभाषा दी गई है 2013 के प्रभाव में आने से पूर्व निर्गमित हो चुके अधिमान अंशधारियों को कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के आधिक्य में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो इस अधिनियम के लागू होने के कारण उनके ऐसे अधिकार पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पष्टीकरण: इक्विटी अंश पूंजी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के, समता अंश पूंजी से तात्पर्य कंपनी की समस्त अंश पूंजी से है, जो कि अधिमान अंश पूंजी नहीं है। अधिमान अंश पूंजी अंशों द्वारा सीमित कंपनी की अधिमान अंश पूंजी
से तात्पर्य कंपनी की निर्गमित अंश पूंजी के उस भाग से है जिस पर निम्न के संबंध में वरीयता अधिकार है अथवा वरीयता अधिकार होगा। करमुक्त कर योग्य लाभांश पहले मिलता है। समापन की दशा में पूंजी का भुगतान पुनर्भुगतान पहले मिलता है। ऐसी पूंजी अधिमान अंश पूंजी मानी जाएगी जिन्हें निम्न में से कोई एक या दोनों अधिकार प्राप्त हो। कौन सा अधिकार? पूंजी या लाभांश, दोनों में से एक या दोनों प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये था कंपनी इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कंपनी के इंट्रोडक्शन पे आगे चलेंगे। थैंक यू। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 में कंपनी की परिभाषा, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी की परिभाषा, अंश पूंजी के प्रकार जिसमें हमने समता अंश पूंजी और अधिमान अंश पूंजी के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग अधिमान अंशों के प्रकार की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार की बात करेंगे। पहला प्रकार संचयी अधिमान अंश। एक ऐसा अधिमान अंश किसी वर्ष में लाभ हुआ अथवा नहीं हुआ, उस वर्ष का लाभांश इन अंशधारियों को अगले वर्ष में भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन्हें हम संचयी अधिमान अंश कहते हैं। कहने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी को 1,50,000 रुपए का लाभांश चुकाना है, लेकिन उस वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं हुआ, कंपनी को 50,000 रुपए का ही लाभ हुआ और जबकि चुकाना उसे 1.5 लाख रुपए है। तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या अगले साल इस पिछले साल के 1.5 लाख का बकाया भुगतान लाभांश का होगा? तो यदि उसका जवाब है हमारा यस, ये 1.5 लाख रुपए अगले साल के लाभांश में जोड़ दिए जाएंगे, तो ऐसे केस में हम उन्हें संचयी अधिमान अंश कहेंगे। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में हमारा जवाब है अगले वर्ष नहीं जुड़ेगा, ये 1.5 लाख रुपए लैप्स हो गया, तो इस दशा में उसे हम असंचयी अधिमान अंश कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला पार्ट है हमारा अवशिष्ट भागी अधिमान अंश और अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। ये अधिमान अंशधारी जो एक पर्टिकुलर परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर का होता है, वो तो उन्हें देना ही देना है। देने के बाद कंपनी ने कुछ ऐसा प्रावधान कर रखा है कि समता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश दे दूं, जबकि ऐसा होता नहीं है अमूमन। लेकिन फिर भी अगर कंपनी ने निश्चित कर रखा है कि जैसे प्रेफरेंस शेयर को पहले 12% की रेट वाले थे, 12% दे दिया। अब समता अंशधारियों को कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि 10% दे देंगे। 10% देने के बाद भी अगर लाभ बचता है तो कुछ हिस्सा पूर्वाधिकार अंशधारियों को और देंगे। ये जो एडिशनल डिविडेंड समता अंशधारियों को देने के बाद में बचे हुए लाभ में से दिया जाता है, तो अगर देने का प्रावधान है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। किंतु सामान्यतया जो देखा जाता है कि इस तरीके का प्रावधान कंपनियां नहीं करती। कहने का मतलब केवल प्रेफरेंस शेयर को पहली बार मिल गया, बाकी जो हिस्सा बचा हुआ होता है लाभ का वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इस वजह से इन्हें हम अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दो शब्द हैं, शोधनीय अधिमान अंश और अशोधनीय अधिमान अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद में कंपनी उनकी अंश पूंजी को अंशधारकों को लौटा देती है, इन्हें हम शोधनीय अधिमान अंश कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार ये रिडम्पशन शोधन किया जाता है। एक और इसी में प्रावधान किया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अंतर्गत समस्त शोधनीय अधिमान अंशों को निर्गमन के पश्चात अधिकतम 20 वर्षों के भीतर शोधन करना आवश्यक है, कंपलसरी है। अशोधनीय अधिमान अंश जिनका शोधन नहीं होता, किंतु धारा 55 ने मना कर दिया है कि ऐसे अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन एक कंपनी नहीं कर सकती है।
इसके बाद है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका अन्य समता अंशों में या समता अंशों में परिवर्तन किया जा सके उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका परिवर्तन संभव नहीं हो, किसी समता अंशों में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, उन्हें हम अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। संचयी परिवर्तनशील अधिमान अंश। क्यूमुलेटिव आपको मैंने अभी समझाई था कि वो लाभांश अगले वर्ष में जाता है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे शेयर जो संचयी भी हैं, लाभांश संचय भी करते हैं और इक्विटी शेयर में कन्वर्टिबल भी हैं, इन्हें हम क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अगली कड़ी में अब हम लोग बात करेंगे अंश पूंजी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी आप समझते हैं, जानते हैं, पूंजी का वह अंश जो अंशधारियों को दिया गया हुआ होता है। अंश पूंजी का वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे। कंपनी जब बैलेंस शीट बनाती है तो पूंजी का वर्गीकरण उसे पूर्णतया स्पष्टतया दिखाना होता है। तो मैं प्रत्येक विद्यार्थी को विशेष रूप से ये बात जरूर कहूँगा कि इन जो कैपिटल के प्रकार हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लें। अधिकृत पूंजी पहला प्रकार है, ऑथराइज्ड कैपिटल। सेक्शन अगर याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, सेक्शन ब्रैकेट 8 याद नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख पाते हैं, कोई बात नहीं, अगर याद करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस मार्क्स आपको मिलने के चांस मिलते हैं। तो अधिकृत पूंजी कहते हैं, अधिकृत पूंजी या नाम मात्र की पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के सीमा नियम द्वारा अधिकृत है। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके द्वारा, जिसमें वो उसकी मूल पूंजी लिखी गई होती है कि इतनी अधिकतम पूंजी हो सकती है, इससे ज़्यादा पूंजी कंपनी निर्गमित नहीं करेगी। इस पूंजी को हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो आप अच्छे से याद कर लें, कंपनी के सीमा नियम में लिखी गई अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर सकती, अंश पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती, इसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितनी कंपनी निर्गमित कर चुकी है इशूड कैपिटल, सेक्शन 2 ब्रैकेट 50, कंपनी ने अधिकृत पूंजी में से जितने अंशों का समय समय पर निर्गमन कर दिया हो उस पूंजी को हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। उसकी फेस वैल्यू के बराबर को हम निर्गमित पूंजी कहेंगे। उसके वर्तमान मूल्य को या मार्केट वैल्यू को आपको कंसिडर नहीं करना होता। इस इशूड कैपिटल में से जितनी पूंजी अंशधारियों द्वारा खरीद ली गई है या अभिदत्त कर दी गई है, सेक्शन 286, उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अभिदत्त पूंजी से तात्पर्य निर्गमित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किया हुआ हो। निर्गमित पूंजी में से कंपनी द्वारा आवंटित किए गए अंशों में से जितने अंशधारियों के पास कंपनी की चिट्ठातिथि को वास्तव में है, इन्हें अंकित मूल्य के बराबर की राशि को अभिदत्त पूंजी कहते हैं। सब्सक्राइब जितना अंशधारियों ने खरीद लिया है। इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि 10 जो अंश होते हैं वो 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये इत्यादि के होते हैं। तो इसमें से जितनी कॉल मंगवा ली गई है, जितनी किस्तें मंगवा ली गई हैं, उन्हें हम याचित अथवा मांगी गई राशि कहते हैं। सेक्शन 2 ब्रैकेट 15, अभिदत्त अंश पूंजी का वह भाग जिसका भुगतान कंपनी द्वारा अपने सदस्यों से मांग लिया गया है उसे मांगी गई अंश पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो मांगी गई पूंजी अथवा और प्रदत्त पूंजी समान हो जाती है। लेकिन यदि मांगी गई राशि का कुछ भाग अंशधारियों ने अभी तक नहीं चुकाया है तो अंशधारियों द्वारा न चुकाए गए भाग को बकाया मांग राशि कॉल सीनियर कहते हैं और मांगी गई राशि में से इसे घटाने पर प्रदत्त पूंजी ज्ञात होती है।
प्रदत्त अंश पूंजी या चुकता अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल। सेक्शन 2 ब्रैकेट 64 कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों में से उनके संबंध में कंपनी द्वारा मांगी गई अंश पूंजी की राशि में से जितनी राशि प्राप्त और प्राप्त हुई समझी गई है उस राशि को अंश पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, उसे हम प्रदत्त पूंजी कहते हैं। अब अगला पार्ट है, ये जो हमने शेयर कैपिटल सीखी इसको किस तरीके से आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। मैं सीधे आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे लेके जाता हूँ जहाँ आप अपनी विभिन्न प्रकार की कैपिटल को दिखाते हैं। देखिए कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहला हिस्सा जो पार्ट हेडिंग है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके सब हेडिंग पहले में शेयर होल्डर फंड, उसके भी सब हेडिंग ए में आप लिखते हैं शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में आप पार्ट करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे अधिकृत पूंजी, फिर लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। अगर इसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों हैं तो आप इन चारों में बारी बारी से दोनों को लिखेंगे। ऑथराइज में दोनों आएंगे, इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप में भी दोनों होंगे। इसके बाद अगर कोई कॉल्स इन एरियर चल रहा है, बकाया मांग चल रही है तो आप उसे माइनस कर देंगे। अगर कंपनी ने अंशों का हरण किया था और उसके द्वारा शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में कोई राशि पड़ी हुई है तो उसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। तो इस पार्ट 2 में आज फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंपनी इंट्रोडक्शन आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे।